और दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आज हम समावेशी शिक्षा से संबंधित DSSB PYQ और NIOS के सारे डेटा को अच्छे से कवर करेंगे। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आपके लिए एकदम नए होंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से थ्योरी नहीं की होगी तो भी ये आपके लिए नए ही होंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, 2 से 3 नंबर पूरे पूरे इसमें हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में एकीकरण और समावेशन के बीच मुख्य वैचारिक अंतर क्या होता है? एकीकरण और समावेशन क्या होता है? इससे संबंधित प्रश्न बार बार आते हैं। ठीक है, एकीकरण की जब भी बात होगी तो एकीकरण का मतलब होता है कि बच्चा सिस्टम में फिट हो। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी इंटीग्रेशन होगा मतलब बच्चा सिस्टम में फिट होता है। ठीक है, बच्चा सिस्टम में फिट होता है, सिस्टम नहीं चेंज होता। समावेशन में यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सिस्टम बच्चे के हिसाब से होता है। ठीक है, सिस्टम बच्चे के लिए खुद को बदलता है, ये होता है समावेशन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? एकीकरण में स्कूल बदलता है, समावेशन में बच्चा बदलता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एकीकरण में चाइल्ड फिट्स द सिस्टम, जबकि समावेशन में सिस्टम फिट्स द चाइल्ड का सिद्धांत लागू होता है। आपका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और NIOS के अनुसार पृथक्करण से समावेशन की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या है? पृथक्करण से समावेशन की ओर बढ़ने का सही क्रम होता है, पहले बच्चों को अलग किया गया। ठीक है, पहले बच्चा अगर अलग है, पृथक्करण ही अलग होता है। ठीक है, अलग होता है। फिर उसके बाद बच्चे को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है। मुख्य धारा में लाने के बाद बच्चे का एकीकरण होता है, एकीकृत किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब बच्चे को समावेशी वातावरण दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथक्करण, मुख्य धारा, एकीकरण और समावेशन। नेक्स्ट। सर्व शिक्षा अभियान ये कब चला था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। के तहत जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का वास्तविक निहितार्थ क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है उसका वास्तविक निहितार्थ क्या है? किसी भी बच्चे को उसकी अक्षमता के आधार पर स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी बच्चे को परीक्षा में फेल नहीं किया जा सकता। शिक्षकों को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, या फिर केवल सरकारी स्कूलों में ही विकलांग बच्चे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है किसी भी बच्चे को उसकी अक्षमता के आधार पर स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का सीधा सा मतलब है किसी भी आधार पर आप एडमिशन से मना नहीं करेंगे। कोई भी आधार बना के आप एडमिशन से मना नहीं करेंगे, बच्चे को लेने से नहीं मना करेंगे स्कूल में। ठीक है, यही है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। नेक्स्ट। RPWD एक्ट 2016 ने PWD अधिनियम 1995 की तुलना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? तो जो आपका 1995 का अधिनियम था उसका एडवांस वर्जन है आपका 2016 का। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था, इसमें 7 की जगह 21 डिसेबिलिटीज की बात की गई थी। ठीक है, 7 की जगह उनको 21 कहा गया था, इसीलिए डायनामिक कॉन्सेप्ट है। जो आपकी डिसेबिलिटी है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, आप समय के अनुसार उसे बदल सकते हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा हम कहें तो 4% रिजर्वेशन बढ़ाया गया था, 3% की जगह 4% किया गया था, और बेंच मार्क डिसेबिलिटी को 40% या उससे अधिक के उदाहरणों को स्पष्ट किया गया। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। एक समावेशी शिक्षक के रूप में IEP तैयार करते समय आपका सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होगा? देखिए, IEP का मतलब क्या होता है कि हर बच्चे के लिए उसकी क्षमता के अनुसार विशिष्ट लक्ष्य तय किए जाते हैं। ठीक है, हर बच्चे के लिए उसकी क्षमता के अनुसार कुछ विशिष्ट लक्ष्य तय किए जाते हैं, जिन्हें स्पेसिफिक गोल्स कहते हैं हम इंग्लिश में। यही होता है IEP। तो बच्चे की वर्तमान कार्य क्षमता का आकलन करना और उसके लिए विशिष्ट मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट। विकलांगता का सामाजिक मॉडल निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? तो ये जो विकलांगता का सामाजिक मॉडल है, ये इसका मानना है कि व्यक्ति विकलांग नहीं होता, बल्कि समाज की बाधाएं और भेदभाव उसे विकलांग बनाते हैं। फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, व्यक्ति विकलांग नहीं होता। ठीक है, व्यक्ति जो है वो विकलांग नहीं है, समाज की बाधाएं उसे विकलांग बनाती हैं। तो आपका सही आंसर इसमें से क्या होगा? बच्चे के शारीरिक दोष को सर्जरी से ठीक करना? नहीं। समाज में मौजूद भौतिक और व्यवहार संबंधी बाधाओं को दूर करना? यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट। समावेशी कक्षा में विभेदित निर्देश का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का क्या अर्थ है? तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है क्या। ये ऐसी चीज नहीं जो बच्चे को दी जा रही हो करने को। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन वैसे वाले इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब होता है बच्चों को
बच्चों को अलग नहीं करना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है बच्चों को अलग करना नहीं, बल्कि पढ़ाने के तरीकों में विविधता लाना। आप कितने नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ा सकते हैं डिफरेंट तरीके से, इस यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामग्री, प्रक्रिया और उत्पाद में लचीलापन लाना। नेक्स्ट, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल के तहत प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन का उदाहरण कौन सा है, मतलब मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन कौन से हैं। तो जानकारी को जितना आप अलग अलग तरीके से पेश करेंगे उतना बेहतर होता है पढ़ाते वक्त, ठीक है। तो जानकारी को पाठ, वीडियो, ऑडियो और स्पर्श सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत करना, ठीक है। नेक्स्ट, एक बच्चा, इस क्वेश्चन को हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है, हर बार आता है, ठीक है। 100 को वॉज, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ता है, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझिए कि कौन सी डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया है, ठीक है। पढ़ने में जब बच्चा अक्षरों को उल्टा पढ़ता है या उलझ जाता है उनमें, ठीक है, तो इसे डिसलेक्सिया के लक्षण के रूप में पहचान कर सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एडीएचडी, ठीक है, से ग्रसित बच्चे को प्रबंधित करने के लिए सबसे बेहतर रणनीति क्या है। एडीएचडी से ग्रसित बच्चे को प्रबंधित करने के लिए सबसे बेहतर रणनीति क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है उसको डील करने का। तो ऐसे बच्चों में होती है एकाग्रता की कमी। क्या होती है? एकाग्रता की कमी होती है। तो इसलिए जो बड़े काम होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनको करवाना चाहिए या समझाना चाहिए। तो बी, कार्यों को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ना और बार बार छोटे छोटे ब्रेक देना, ठीक है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक शिक्षण मतलब कि कोलैबोरेटिव टीचिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, आप इसे मेरी क्लासेस में देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप की टीचिंग है मैंने सबको कवर किया है। खैर, आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सहयोगात्मक शिक्षण की बात हो रही है, तो कोलैबोरेटिव जो टीचिंग होती है उसमें जो इसका पहले आंसर समझिए। सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं और कक्षा में साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें जो कोलैबोरेटिव टीचर होते हैं और जो जनरल टीचर होते हैं और स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं, इनकी टीम एक साथ काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट, पुनर्वास परिषद भारत और एनसीटी के बीच हुए समझौते का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। तो सामान्य शिक्षकों की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए संवेदनशील और सक्षम बनाना, ठीक है। जिसे आरसीआई का काम पता है वो इसको आराम से कर लेगा, और एनसीटी का तो काम आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, आरटी अधिनियम 2009 के संदर्भ में विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आयु सीमा क्या है। तो आप जानते हैं 6 से 14 वर्ष है नॉर्मल बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष है। तो आपका सी आंसर एकदम करेक्ट होगा। पीयर ट्यूटरिंग के दौरान जब एक सक्षम छात्र एक दिव्यांग छात्र की मदद करता है तो इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होता है। देखिए, जब एक सक्षम छात्र दिव्यांग बच्चे की मदद कर रहा होता है ना, तो वो उसकी कमियों को जानता है, वो किन चीज़ों पे अच्छा है ये भी जानता है, कहाँ पे उसको उसकी मदद करनी चाहिए वो ये भी समझता है, और इसी के साथ साथ उसके अंदर सहानुभूति मतलब एम्पैथी की फीलिंग आती है, बढ़ती है भावना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों छात्रों में सामाजिक कौशल, सहानुभूति और आत्मविश्वास का विकास होता है, ठीक है। स्वालीनता मतलब ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे की पहचान कैसे की जा सकती है। अब बात समझिएगा, ऑटिज्म वाला जो बच्चा होता है ना, उसमें सामाजिक संवाद की कमी होती है, ठीक है। सामाजिक जो संवाद होता है वो उसकी कमी होती है, वो आइसोलेटेड रहना ज्यादा पसंद करने लगते हैं, और किसी का रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, किसी काम को बार बार करना जैसा रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। तो आपका सही आंसर होगा एक बार बार, वह बार बार एक ही क्रिया को दोहराएगा और नजरें मिलाने से बचेगा, ठीक है। सेंसरी ओवरलोड शब्द का उपयोग अक्सर किन बच्चों के संदर्भ में किया जाता है। तो ये जो एडीएचडी या फिर ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनके लिए किया जाता है। तो ऑटिज्म या एडीएचडी वाले बच्चे कक्षा में शोर और तेज रोशनी को कम करें, इसके उपाय हैं। सॉरी, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में आकलन के लिए पोर्टफोलियो को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। क्यों दी जाती है? पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है एक निश्चित समय अवधि में बच्चे के क्रमिक विकास, ठीक है, और उपलब्धियों का वास्तविक चित्रण। यही होता है, यही होती है पोर्टफोलियो की परिभाषा जो हमने अब तक पढ़ा है। तो क्यों अच्छा होता है? एक निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित समय में, और बच्चे का जो क्रमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो सिक्वेंशियल उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उस टाइम पे वो क्या गेन कर रहा है, उन चीजों का रियल 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 वर्णन होती है, ठीक है, रियल वर्णन किया जाता है पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो इसलिए ये इसको प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट, सलामांका वक्तव्य 1994 का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व है। सलामांका को स्पेलिंग इंग्लिश में आप लिखेंगे ऐसे, SALAMANCA। इस जो सलामांका स्टेटमेंट है 1994 का घोषणा पत्र है, ठीक है। ये एक ऐसा घोषणा पत्र था, इसने पूरी दुनिया को इंक्लूसिव एजुकेशन की दिशा दी थी, ठीक है। इसने पूरी दुनिया को इंक्लूसिव एजुकेशन की दिशा दी। ये बात आप याद रखिएगा, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है।
बाकी दूसरा बात यह है कि इसने वैश्विक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाली शिक्षा के बजाय समावेशी शिक्षा के विचार को अनिवार्य बनाया। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। यदि आपकी कक्षा में एक श्रवण बाधित बच्चा है, श्रवण बाधित समझ गए ना, कान से ना सुन पाने वाला बच्चा, जो होंठ पढ़कर समझता है और वो होंठ पढ़कर समझ रहा है, तो शिक्षण के दौरान आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जब आप लिपसिंग कर रहे होंगे, जब आप लिप्स अपने मूवमेंट कर रहे होंगे, तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए आपका मूवमेंट, है ना? क्योंकि बच्चा आपको देख रहा है, वहां पे उसकी बराबर रोशनी होनी चाहिए। ठीक है, आपके हाव भाव उसको समझ में आने चाहिए, है ना? सब कुछ समझ में आना चाहिए। और गति भी एक स्वाभाविक गति होनी चाहिए ताकि बच्चा समझ पाए। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बोलते चले जाएं, जैसे कभी कभी आप 2x में 3x में सुनते हैं वीडियोस को। तो बोलते समय अपने चेहरे को स्पष्ट रूप से बच्चे की ओर रखना चाहिए और स्वाभाविक गति से बोलना चाहिए। नेक्स्ट, लोकोमोटर अक्षमता वाले बच्चे के लिए बाधा मुक्त वातावरण में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं है। स्कूलों में रैंप और लिफ्ट होनी चाहिए। ऊंची सीढ़ियां और संकीर्ण दरवाजे होते हैं क्या? पता नहीं। सुलभ शौचालय, ये तो बहुत जरूरी है भाई। कक्षा में फर्नीचर की उचित व्यवस्था ताकि व्हीलचेयर आसानी से घूम सके, ये सब भी बहुत जरूरी है। क्या नहीं होना चाहिए? ऊंची सीढ़ियां और संकीर्ण दरवाजे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऊंची सीढ़ियां उनके लिए बाधाएं हैं, संकीर्ण दरवाजे उनके लिए बाधाएं हैं। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, डिस्प्रैक्सिया बच्चे के किस कौशल को सबसे अधिक प्रभावित करता है? आया हुआ प्रश्न है। तो डिस्प्रैक्सिया मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम करता है। किसमें? मोटर स्किल्स जो होती हैं तो उनके कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, इसी समस्या को हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। तो जैसे शर्ट का बटन बंद करना, पेंसिल को पकड़ना, ठीक है, जूते के फीते बांधना, ये सब करने में प्रॉब्लम होती है। तो डिस्प्रैक्सिया बच्चे के किस कौशल को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, जैसे बटन लगाना, पेंसिल पकड़ना या जूते को फीते बांधना। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में समता, इक्विटी और समानता मतलब इक्वालिटी के बीच क्या अंतर है? ठीक है, मेरे टीचर ने मुझसे पूछा था, मैं नहीं बता पाया था इसके बारे में, मुझे दोनों सेम लगते थे, तो मैंने कहा था दोनों सेम है, पर दोनों बहुत अलग हैं। समानता का अर्थ सबको एक जैसा देना है, जबकि समता का अर्थ प्रत्येक को उसकी जरूरत के अनुसार संसाधन देना है। ठीक है, फिर से बताता हूं, ये जो समता है, ठीक है, ये जो समता है इसमें क्या होता है? सपोज एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल है और आपने सबको एक जैसी साइकिल दे दी। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, माय अपॉलॉजीज, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। समानता क्या कहती है? समानता कहती है कि सपोज साइकिल है, आपने सारे बच्चों को एक जैसी साइकिल पकड़ा दी। ठीक है, राम तुम भी ये ले जाओ, आस्था तुम भी ये ले जाओ, ठीक है, जो भी नाम है, आपने सबको एक जैसी साइकिल बांट दी। लेकिन समता क्या है? समता है जैसे राम को चाहिए बड़ी साइकिल, आस्था को चाहिए थोड़ा छोटी साइकिल, तो आपने एक जैसी चीजें तो बांटी, लेकिन जरूरत के अकॉर्डिंग जिनके जो संसाधन है आपने उस हिसाब से उनको बांटा। तो ये फर्क होता है समता और समानता में। नेक्स्ट, चेक योर नॉलेज। अच्छा, ये चेक योर नॉलेज सेक्शन से उठाया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी। एक स्कूल जो विशेष बच्चों को प्रवेश देने से मना करता है वह किस कानून का उल्लंघन कर रहा है? तो वो उल्लंघन कर रहा है आरटी एक्ट 2009 और आरपीडब्ल्यू एक्ट डी एक्ट 2016। मल्टी सेंसरी अप्रोच का क्या अर्थ है और ये किन के लिए उपयोगी है? तो वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडिटरी, के फॉर काइनेस्थेटिक एंड टी फॉर टैक्टाइल। इंद्रियों का एक साथ इसमें आप उपयोग कर रहे हैं, विशेषकर अधिगम अक्षम बच्चों के लिए, जिनको अधिगम में समस्या आती है, ठीक है, उन बच्चों के लिए। ठीक है, और खास कर ये उनके लिए बेस्ट होता है जो एलडी बच्चे होते हैं। अब ये एलडी कैसे बच्चे हैं? लर्निंग में जो डिसेबल होते हैं, कुछ ऐसा है क्या? ठीक है, अगर ऐसा है तो आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग कुछ नहीं बताते हैं, प्लीज कोशिश करिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे मैंने कहाँ पे कोई चीज पूछी थी। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में हिडन करिकुलम का नकारात्मक उदाहरण क्या हो सकता है? भाई साहब, नकारात्मक पूछा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो किताबों में विकलांगों की कहानी होना नहीं, शिक्षक द्वारा अनजाने में विशेष बच्चों के प्रति कम उम्मीदें रखना या सहानुभूति के बजाय दया दिखाना, ये हो सकता है। स्कूल में रैंप होना, खेल कूद में प्रतियोगिताएं कराना नहीं। देखिए, हिडन करिकुलम में शिक्षक का ऐसा व्यवहार जो बच्चों में नकारात्मक प्रभाव डालता है, उन्हें डिमोटिवेट कर सकता है। ठीक है, तो अनजाने में अगर अध्यापक जो हैं वो विशेष बच्चों के प्रति कम उम्मीद रख लें कि इनसे कुछ चीजें नहीं हो सकती, सीख नहीं सकते, और उनसे सहानुभूति के बजाय उन पर दया दिखा दे, ऐसे साउंड निकाल दे, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में बोला, तो ये होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, अपना बेस्ट बहुत दे सकता हूँ पर उससे क्लासेस बहुत आपकी बड़ी हो जाएंगी, तो मुझे बहुत लिमिटेड टाइम पे सब करना है। कोठारी आयोग द्वारा सुझाया गया कॉमन स्कूल सिस्टम आज के समावेशी शिक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है? क्या कोई ये बात बता सकता है? देखिए, जो कोठारी आयोग था ना, उसने कहा था चाहे वो अमीर हो या गरीब, ठीक है, अमीर हो या गरीब, ठीक है, विकलांग हो, क्या हो, विकलांग हो या सामान्य, विकलांग हो या सामान्य, सब एक साथ अपने पड़ोस के स्कूल में जाओ। ये बात बहुत आसान शब्दों में मैंने कही, ये बात कही थी कोठारी
आयोग ने, ठीक है, ये समझाने सुझाव उन्होंने दिया था। तो अब करते हैं आपका प्रश्न। कुठारी आयोग द्वारा सुझाया गया कॉमन स्कूल सिस्टम आज के समावेशी शिक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है? यह बिना किसी भेदभाव के पड़ोस के सभी बच्चों को एक ही स्कूल में शिक्षा देने की वकालत करता है। नेक्स्ट, सृजनात्मक शिक्षार्थी की वह विशेषता जो उसे समावेशी कक्षा में विशिष्ट बनाती है। भाई साहब, सृजनात्मक शिक्षार्थी जो होगा ना, वो एक समस्या के कई समाधान सोचेगा, यही उसकी प्रमुख विशेषता होगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब आइए क्वेश्चन को करते हैं। हमेशा शांत रहता है? नहीं, वह समस्याओं के लिए आउट ऑफ द बॉक्स और अब सारी समाधान खोजता है, यही एकदम सही है। नेक्स्ट, ब्रेल के अलावा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी का कौन सा युग्म सही है? मतलब आप उनको और क्या यूज कर सकते हो उनको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए? तो टॉकिंग कैलकुलेटर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, जॉज, ये फ्री होता है शायद जहां तक, और ऑडियो बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा प्रबंधन में सर्कल टाइम गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। अब बात समझिएगा, जब बच्चा सर्कल में बैठता है ना, ठीक है, तो उनके उनके आसपास हायरार्की खत्म होती है, ऊंच नीच का माहौल वो खत्म होता है, और वो आपस में ज्यादा कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सर्कल टाइम उनको इंजॉय करते हैं इस चीज को वो, और उनकी भावनाएं आपस में जोड़ती हैं, वो बातें करते हैं, ठीक है। तो ये एक समावेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। बच्चों के बीच भावनात्मक जुड़ाव, आपसी संवाद और समावेशन की भावना पैदा करना। नेक्स्ट, यूएनसीआरपीडी ने अक्षमता को किस रूप में परिभाषित किया है? इसमें कुछ गलत है क्या? वैसे गलत तो नहीं, पर फिर भी अगर गलत लगे तो बताइएगा। यूएनसीआरपीडी ने अक्षमता को किस रूप से परिभाषित किया है? क्या कोई बता सकता है? तो व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और सामाजिक बाधाओं के बीच होने वाली अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में अक्षमता को परिभाषित किया है। नेक्स्ट, नाइओएस के अनुसार एक समावेशी शिक्षक को लेवल्स जैसे बहरा, अंधा, मंदबुद्धि से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि ये बच्चे को हीन भावना पैदा करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। क्योंकि ये बच्चे की पूरी पहचान को उसकी एक कमी तक सीमित कर देती हैं और हीन भावना पैदा करती हैं। नेक्स्ट, जो बोलूंगा इसमें याद रखिएगा। रिसोर्स रूम का उपयोग समावेशी कक्षा में किस तरह किया जाना चाहिए? ठीक है। अब ये रिसोर्स रूम क्या होते हैं? रिसोर्स रूम ये एक पुल आउट मॉडल की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? पुल आउट मॉडल की तरह होते हैं, ठीक है। इसमें पुल आउट मॉडल का मतलब है बच्चा थोड़ी देर के लिए वहां विशेष मदद लेने जाता है और फिर अपनी क्लास में वापस आता है, ठीक है। ये होता है आपका रिसोर्स रूम, ठीक है। अब आते हैं अपने आंसर पे कि रिसोर्स रूम का उपयोग समावेशी कक्षा में किस तरह किया जाता है। दिन के एक छोटे हिस्से के लिए जहां बच्चा अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विशेष कौशल सीख सके, ठीक है, सीखने जाएगा और वापस से अपनी नॉर्मल क्लास में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित मतलब सोशल और इकोनॉमिकल डिप्राइव्ड बच्चा है, तो उसे समावेशी कक्षा में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? तो ऐसी समावेशी कक्षा में आप किस चीज को प्राथमिकता देंगे? उसे अन्य बच्चों से अलग बैठा देंगे? नहीं। उसके अनुभवों और भाषा को कक्षा के शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही बात। उसकी जो पृष्ठभूमि है और जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, और उसने वहां से जो भी अनुभव लिए हैं, ठीक है, अनुभवों और भाषा, ठीक है, तो उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है और उसके जो अनुभव हैं, उनको हम संसाधन मानेंगे, ठीक है, ना कि कमी, संसाधन मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, करिकुलम एडाप्टेशन में सब्स्टिट्यूशन का क्या अर्थ है? सब्स्टिट्यूशन आपने स्कूल्स में सुना होगा, ये विकल्प देना होता है। जैसे कोई टीचर नहीं आता तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट टीचर आया करता था, ठीक है, आते थे। तो इसका आंसर होगा यदि बच्चा एक विशेष कार्य में नहीं कर सकता तो उसे उसी स्तर का दूसरा विकल्प देना, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर बच्चा मैप नहीं बना पा रहा, अगर बच्चा मैप नहीं बना पा रहा, तो आप उसे दूसरा काम ये दे सकते हो कि उस नक्शे के बारे में लिखने के लिए भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर बोलने को भी कह सकते हो कि तुमको क्या पता है, तुम हमें बताओ, ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। नेक्स्ट, अर्ली इंटरवेंशन के सबसे बड़े लाभ यह है कि अक्षमता के प्रभाव को कम किया जा सकता है और बच्चे के विकास की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन में रियायतें के तहत कौन सा प्रावधान सही है? तो कौन सा प्रावधान सही है? अतिरिक्त समय देना, स्क्राइबर की सुविधा देना या प्रश्नों को सरल भाषा में समझाना, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये कंसेशन यहाँ पे क्या कर रहा है? अतिरिक्त समय दे रहे हैं आप बच्चे को, ठीक है, मूल्यांकन के समय में, प्लस अतिरिक्त समय आपने दे दिया, उसके बाद आप उसको स्क्राइब दे रहे हो, लेखक दे रहे हो, स्क्राइबर, ठीक है, लेखक दे रहे हो, ठीक है। ये बच्चे का कानूनी हक है, ठीक है। अगर बच्चे को ये चाहिए तो आप दोगे उसको। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सबसे प्रभावी तरीका है कि उन्हें सफल समावेशी कक्षाओं का भ्रमण कराना और प्रत्यक्ष अनुभव देना, ठीक है। अब बात समझिए, जब बच्चा ऐसे जाएगा ना, तो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है उसको, ठीक है, बल्कि जो विशेष बच्चों के साथ काम करेगा, ठीक है, तो उन्हें सफल होने के नजरिए से उसके जो सक्सेस के रास्ते हैं वो उनकी तरफ भी सोचना शुरू कर देता है। इस बात को बहुत आसान शब्दों में रिपीट करता हूँ कि देखिए, अगर आपको बच्चे का एटीट्यूड चेंज करना है, ठीक है, तो उसको सिर्फ केवल थ्योरी तो आप पढ़ाएंगे नहीं, उसके अलावा विशेष बच्चों के साथ काम करेगा,
ठीक है, काम करने और उन्हें सफल देखने के नजरिए भी बदलते हैं। मैं फिर से इस बात को सफल वर्ड बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, विशेष बच्चों के साथ काम करने और उन्हें सफल देखने से नजरिया बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट। डिसकैलकुलिया से ग्रसित छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। दृश्य सहायता, ग्राफ पेपर, रोजमर्रा की वस्तुएं का उपयोग करके गणित समझाना। ठीक है, नेक्स्ट। एनआईओएस ब्लॉक 1 के अनुसार ये आया हुआ क्वेश्चन है, DSSB में भी आया है, सीटेट में भी आया है। ठीक है, विविधता को एक समस्या के बजाय उत्सव क्यों माना जाना चाहिए? विविधता को एक समस्या के बजाय उत्सव इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि जो विविधता होती है, जो डाइवर्सिटी होती है, वो कक्षा को रंगीन बनाती है। ठीक है, उसमें 4 रंग भरती है और सीखने के अनुभवों को भी समृद्ध करती है। अलग अलग स्थान से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनकी डाइवर्सिटी कलरफुल चीजें लाती है क्लास में, उनका रहन सहन, उनका खान पान सब आप डिस्कस करते हैं और उनके अनुभवों से नए अनुभव बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि यह बच्चों को एक दूसरे से सीखने, सहानुभूति विकसित करने और वास्तविक दुनिया के लिए तैयार होने के अवसर देती है। ठीक है, एसएमसी, ये क्वेश्चन हमने अभी कल ही किया है। एसएमसी में 50% सीट किसके लिए आरक्षित होती हैं? जो समावेशी शिक्षा को बढ़ाती है, मतलब जो एसएमसी का वीडियो है उसमें हमने किया है महिलाओं माताओं के लिए। नेक्स्ट। कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करने का क्या अर्थ है? मतलब बहुत लोअर जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, एनवायरमेंट हो, तो वो सुनिश्चित करने का अर्थ क्या होता है? देखिए, बच्चों को कम से कम प्रतिबंध में रखना यानी जितना हो सके सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना। ठीक है, ये इसका यहाँ पे मतलब है, बहुत अच्छे से समझिएगा। बच्चों को कम से कम प्रतिबंध में रखना मतलब जितना हो सके सामान्य बच्चों के साथ उन्हें पढ़ाना। बच्चों को उसकी शैक्षणिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार जितना संभव हो सामान्य सहपाठियों के साथ शिक्षा देना। ठीक है, नेक्स्ट। आप आंख बंद करके कर लेंगे, इसके फोल्डिंग का समावेशी शिक्षा में क्या उपयोग है? ठीक है, जब तक बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य न कर सके तब तक उसे अस्थायी सहायता और संकेत प्रदान करना। नेक्स्ट। आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या शामिल नहीं है? तो आपको कोई बाहरी चोट लगी है, आपकी अस्थायी रूप से हड्डी टूटी है, तो वो शामिल नहीं है, बाकी हर चीज शामिल है। ठीक है, अच्छा, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये या तो एनआईओएस के बुक के हैं, या तो एनआईओएस के अंदर के हैं, या तो फिर उसके नो योर नॉलेज वाले सेक्शन से, चेक योर नॉलेज से, या फिर DSSB PRT के हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आना चाहिए। अगर हमारी किस्मत बहुत खराब है, आपकी और मेरी, तभी कुछ बाहर जा सकता है। नेक्स्ट। हम कुछ आकलन भी नहीं लगा सकते हैं, एग्जाम के पैटर्न दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं। समावेशी कक्षा में सकारात्मक व्यवहारिक समर्थन का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक कक्षा में सकारात्मक व्यवहारिक समर्थन का उद्देश्य है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट द्वारा बच्चों को अपेक्षित व्यवहार सिखाना। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है। ठीक है, इसको आप आंख बंद करके कर सकते हो जहां तक मुझे लगता है। नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है, एनआईओएस कोर्स 506 का मुख्य संदेश क्या है? ये 506 कुछ नहीं, समावेशी शिक्षा है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मुख्य संदेश क्या है? आपको भी पता है, समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है गरिमा प्लस अधिकार। बहुत आसान शब्दों में, शिक्षक को एक ऐसी प्रक्रिया बनाना जो हर बच्चे की गरिमा, क्षमता और विविधता का सम्मान करे। जब भी अच्छी बातें दिख जाए तो वही आंसर है आपका, है ना? नेक्स्ट। रखना जरूरी था, भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा से संबंधित कानून और नीतियों का सही कालक्रम क्या है? अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, पहले क्या हुआ? पहले सॉर्जेंट रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसके बाद कोठारी कमीशन आया। ठीक है, सॉर्जेंट रिपोर्ट आई थी कब? 1944 में। ठीक है, 1944 में आई थी। उसके बाद कोठारी कमीशन आया 1964 में। फिर आया आपका PWD एक्ट 2016 वाला। नहीं 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 नहीं, PWD एक्ट 1995 वाला। फिर आया आपका RT एक्ट 2009 में, और फिर RPWD आया 2016 में, वही जहाँ 21 आपकी डिसेबिलिटीज हो गई हैं। ठीक है, 2016 में। ठीक है, तो आपका ए आंसर सही है। समावेशी कक्षा में भाषा के संदर्भ में एनआईओएस और एनईपी 2020 किस बात पर अधिक जोर देते हैं? सीधी सी बात है, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करो और उसे शिक्षण के माध्यम से रूप में उपयोग करो। ठीक है, फंक्शनल असेसमेंट का समावेशी शिक्षा में क्या महत्व है? कार्यात्मक आकलन का समावेशी शिक्षा में क्या महत्व है? ठीक है, यह बच्चे की दैनिक जीवन की गतिविधियों और सीखने में उसकी वास्तविक क्षमताओं और बाधाओं का आकलन करता है। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में, ये लेबलिंग नहीं करता है, बल्कि ये बताता है कि बच्चा रोज काम कैसे कर रहा है। ठीक है, रोज का जो काम है वो कैसे कर रहा है, वो ये बताता है फंक्शनल असेसमेंट। ठीक है, सीखने में उसकी वास्तविक क्षमताओं और अक्षमताओं और बाधाओं का आकलन करता है। ठीक है, संक्रमण योजना, ट्रांजिशन प्लानिंग का उपयोग समावेशी शिक्षा में कब किया जाता है? जब आप एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रहे होते हैं। ठीक है, जब आप एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रहे होते हैं तब उसकी तैयारी करवाई जाती है, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन प्लानिंग।
तो अब इसको हम समझते हैं। जब बच्चा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में या स्कूली शिक्षा से व्यावसायिक या स्वतंत्र जीवन की ओर कदम बढ़ाता है, तब समावेशी शिक्षा में इसका उपयोग होता है। एक समावेशी शिक्षक के लिए क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अध्यापक जो कार्य कर रहा है, ठीक है, या शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं, वो उसमें खुद अपनी समस्याओं का आकलन करें, उनको समझें, फिर उनका समाधान भी ढूंढें, ठीक है, क्योंकि टीचर का काम है एक अच्छा समावेशी वातावरण देना, ठीक है, और सबका ध्यान देना, चाहे वो साधारण बच्चे हो चाहे जैसे बच्चे हो, ठीक है, चाहे विशिष्ट बच्चे हो। तो इसका सही आंसर होगा अपनी कक्षा की विशिष्ट समस्याओं जैसे किसी विशेष बच्चे की सीखने की बाधा को पहचानना और स्वयं उनका समाधान खोजना, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई भी करना है और फिर आपको उसको सही भी करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम यहाँ पे है और क्वेरीज के लिए इंस्टाग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास सच में बहुत अच्छी लगी होगी। गाइज अगर ये क्लास थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे लिए, ठीक है, और हमारे लिए दोनों के लिए। एंड फ्यूल योर फ्यूचर विल एंड विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक